आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बोर्ड सबों के लिए विजिबल है। हाँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जैसा कि आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन में। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिनका रॉ मटेरियल जो है कहां से आता है, एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है ना। चलिए, इसमें हमने देखा था एक है कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है, वूलन इंडस्ट्री, ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, ठीक है ना, टी है, कॉफी है और बाकी बाकी इंडस्ट्रीज जो है वो सारी की सारी इसमें आती है। ठीक। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब इसमें सबसे पहले जो है आपके पास है कॉटन, वूलन, सिल्क, जूट इंडस्ट्री। इनको हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सो एग्रो बेस्ड में सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं कह रहा हूं ये एक यूनिक इंडस्ट्री है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये यूनिक इंडस्ट्री है फॉर इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखेंगे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ठीक है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडस्ट्रीज की, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, दैट इज ऑलमोस्ट 14%। ठीक है ना। इंडस्ट्रीज से जितनी भी प्रोडक्शन होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है हमारे पास। अगर हम एग्रो बेस्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे है टेक्सटाइल की, शुगर की, रबर की, टी की, कॉफी की, ठीक है। तो बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज भी हैं। तो इंडस्ट्रीज जो है उनमें प्रोडक्शन जो होता है उसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन में, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही कंट्रीब्यूशन जो है वो 14% है। इसलिए हम कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। पहली बात। दूसरी बात, अगर हम जीडीपी की बात करें, जो इंडिया का जीडीपी है उसमें 4% कंट्रीब्यूशन जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। क्लियर? इसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना, सो इंडिया में 35 मिलियन लोग जो हैं दे आर एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहां पे आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है, वहां पे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में ये 35 मिलियन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की, ठीक है ना, यानी जो विदेश से पैसा कहां आता है, इंडिया में आता है, उसका जो है 24.6% जो पैसा आता है, ठीक है ना, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से आता है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर विच वी कैन से दैट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इज यूनिक, इज वन ऑफ द यूनिक इंडस्ट्री इन इंडिया। और तो और हम कहते हैं कि ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है। ठीक है, सेल्फ रिलायंट है एंड कंप्लीट इन वैल्यू एडेड चेन। ठीक है। देखिए, अगर हम इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहा जाता है जो मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है। तो मेडिसिन बनाने के लिए इनको क्या चाहिए? इनको एपीआई चाहिए, जिन्हें हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल
इंग्रेडिएंट्स। तो इंडिया जो है नियर अबाउट 80% एपीआई जो है ये इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना। तो अगर चाइना से एपीआई इंपोर्ट नहीं होंगी तो इंडिया में मेडिसिन बनेंगे। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, ये अपना काम नहीं कर पाएगी विदाउट दीज एपीआई, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और वी कैन से विदाउट दीज इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो इंडिया की है ये सेल्फ रिलायंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए, ठीक है ना, कंटेंट्स के लिए डिपेंड है फॉरेन पे, ठीक है, फॉरेन कंट्री पे। लेकिन अगर हम इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये सेल्फ रिलायंट है, ये किसी और मुल्क पे डिपेंडेंट नहीं है। और तो और इसमें क्या होता है, हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन होता है, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसमें हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन होता है, इसलिए हम कहते हैं इसका चेन जो है ये कंप्लीट है वैल्यू एडिशन में। जैसे अगर हम बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर जो हमारा है इट प्रोवाइड्स अस विथ रॉ फाइबर, ठीक है, यानी कॉटन वहां से आता है या किसी और फील्ड से कोई और फाइबर आता है, ठीक है। तो अब इस फाइबर की को क्या किया जाता है, इसकी स्पिनिंग की जाती है। आपने पुराने जमाने में सुना होगा अपने पेरेंट से कि उनके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स जो है वो क्या करते थे, अपने जमाने में वो चरखा चलाते थे, ठीक है, स्पिनिंग व्हील उसको कहा जाता था। तो उस चरखे से क्या होता था, जो ये फाइबर होता है ना, जो रेशा होता है उसको धागा बनाया जाता है, ठीक है ना। सो स्पिनिंग के जरिए से क्या किया जाता था, यार्न बनाया जाता था, उस धागे को कहा जाता है यार्न, ठीक है। देन स्पिनिंग के बाद जो है उसकी क्या की जाती थी, वीविंग की जाती थी या निटिंग की जाती थी। वीविंग की जाती थी हैंडलूम्स पे, ठीक है, उस वक्त हैंडलूम्स हुआ करते थे, यानी हाथ से वो एक मशीन पे उस धागे का क्या करते थे, कपड़ा बनाते थे, दैट वाज वीविंग, ठीक है। या फिर उनके पास सुइयां होती थी, ठीक है, स्टील की सुइयां या एल्युमिनियम की सुइयां, उन सुइयों से क्या करते थे, वो निटिंग करते थे, यानी स्वेटर बनाते थे, दैट प्रोसेस नोन एज निटिंग, ठीक है। तो वीविंग के बाद जो है क्या होता था, वीविंग एंड निटिंग के बाद जो है आपका फैब्रिक बनता था, ठीक है। अब ये जो फैब्रिक है इसको क्या किया जाता है, इसको फिर कलर दिया जाता है, कोई किसी किस्म का कलर दिया जाता है जिस प्रोसेस को कहा जाता है डाइंग, और उसको चमकाया भी जाता है जिसको कहा जाता है फिनिशिंग, ठीक है, यानी इस पे कुछ डिजाइन विजाइन चढ़ाया जाता है, दैट इज नोन एज फिनिशिंग। तो इस फिनिशिंग के बाद जो है इसका एक गारमेंट बनाया जाता है, यानी कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो हर स्टेप पे अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर से जो रॉ फाइबर आया, जो फार्मर्स है वो इस रॉ फाइबर को यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे इसको बेचते हैं उनको 50 रुपए फी केजी इसका प्राइस मिलता है, इसका कॉस्ट मिलता है। कुछ लोग जो है वो खुद स्पिनिंग करेंगे या यहाँ से कोई खरीदेगा उसके बाद स्पिनिंग करेगा इस रॉ फाइबर का, ठीक है। जब स्पिनिंग करेंगे तो यार्न बनाएंगे, जब यार्न बनाएंगे अब ये 50 रुपए पर केजी नहीं बेचेगा, अब ये फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज पर केजी बिकेगा, ठीक है। इसके बाद जो यहां से खरीदेगा या यहां से डायरेक्टली इसकी वीविंग करेगा, ठीक है, निटिंग करने के बाद जो है फैब्रिक बनाएगा। अब ये फैब्रिक जो है ये मीटर के हिसाब से बिकता है, तो अब ये लगभग 500 रुपए पर केजी जाता है, ठीक है। इसके बाद जब इसका ड्राइंग एंड फिनिशिंग होती है तो उसके बाद गारमेंट बनता है, फिर उसका प्राइस जो है बढ़ता है। तो हर स्टेप में क्या होता है, इसमें वैल्यू जो है ऐड होता है, इसमें वैल्यू कम नहीं होता बल्कि ऐड होता है। पहले 50 रुपए पर केजी, फिर 300 रुपए, फिर 500 रुपए, फिर इस तरह से ये बढ़ता जाता है, इसे हम कहते हैं वैल्यू एडिशन, ठीक है। कीमत बढ़ना जो है इट इज वैल्यू एडिशन। हर स्टेप पे इसमें क्या होता है, वैल्यू ऐड होता है, तो हम कहते हैं इट इज कंप्लीट इन वैल्यू एडेड चेन। सो दिस इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए। क्यों है, हमने देखा कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14%, जीडीपी में 4%, एम्प्लॉयमेंट 35 मिलियन पीपल को प्रोवाइड करता है, और इससे जो फॉरेन एक्सचेंज होता है दैट नियर अबाउट 24.6% ऑफ द टोटल, ठीक है। अब सेल्फ रिलायंट है क्यों है, और कंप्लीट इन वैल्यू एडेड चेन है ये क्यों है, ये हमने देख लिया। चलिए
अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, हमने ऊपर देखा कॉटन है इसमें, वूल है इसमें, सिल्क है इसमें, जूट है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यस, एनी प्रॉब्लम? यस सर, फिर से रिपीट कीजिए। सारा रिपीट नहीं होगा। आप क्या सोए हुए थे? ये कौन बोल रहा है रिपीट कीजिए? हाँ, किसने कहा रिपीट कीजिए, जरा मुझे बताइए। हाँ, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ वो बताइए। मैंने पहले से कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा, तो आप सोए हुए थे, है ना? आप कहाँ थे 10:30 बजे क्लास से? आप कहाँ थे बताओ मुझे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको आएगी, वही देख लेना। फिर रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि बाकी बच्चों का टाइम जो आप एक के लिए जाया नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहला जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसा कि हमने अभी देखा, ये सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। पहले पहले लोग जो है वो हैंड से स्पिनिंग करते थे, जो हम अभी देख रहे थे। स्पिनिंग के दौरान जो है क्या बनता है, जरा आदिल अल्ताफ आप मुझे बताइए, स्पिनिंग से क्या बनता है? आदिल अल्ताफ, खो गए क्या? हाँ, हाँ, yarn बनता है जिसको हम धागा कहते हैं, ठीक है ना। सो हाथ से स्पिनिंग की जाती थी। वो जब धागा बनता था, ठीक है ना, yarn जब बनता था, उसको फिर लूम्स पे, ठीक है, जो हैंड लूम्स हुआ करते थे, मशीन्स, उनसे उसको प्रोसेस करके जो है क्या बनाया जाता था, फैब्रिक बनाया जाता था, ठीक है। या फिर निटिंग करके, निटिंग के जरिए से, जो निटिंग होती है ना, नीडल्स के जरिए से जो है इसको क्या बनाए जाते थे, गारमेंट्स बनाए जाते थे, जैसे स्वेटर्स, ठीक है, मफलर्स, टोपियां बनाई जाती थी, बाकी बाकी चीजें बनाई जाती थी। लेकिन क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता इस हैंडलूम जो है ना, इनको पावर लूम्स ने रिप्लेस किया, ठीक है। यानी वो लूम्स जो अब हाथ से नहीं बल्कि पावर पे, बिजली पे चलती थी, ठीक है। तो अब क्या होता है, सिंस बहुत सदियां पहले जो है, बहुत सदियां नहीं बल्कि डिकेड्स हम कह सकते हैं, डिकेड्स पहले जो है इंडिया जो है, इट वाज अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे मिल्स लगाई, ठीक है, टेक्सटाइल मिल्स लगाई। और सबसे पहली टेक्सटाइल मिल जो ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे लगाई, वो इन्होंने 1854 में लगाई इन मुंबई, ठीक है। सो जब इन्होंने टेक्सटाइल मिल्स यहां पे लगाई, तो इस टेक्सटाइल मिल्स की वजह से क्या हुआ, जो लोग हाथ से स्पिनिंग करते थे स्पिनिंग व्हील्स पे, या जिनके पास पावर लूम्स या हैंड लूम्स हुआ करते थे घर में, तो ये जो सारा ट्रेडिशनल सिस्टम था ना इनका, ट्रेडिशनल पुराना सिस्टम, ठीक है, इस पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम को क्या हुआ, इसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, ये बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं और बहुत क्विकली काम करते हैं। इसमें घंटों में जो है थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स ऑफ फैब्रिक जो है वो तैयार हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे मीटर्स ऑफ कुछ मीटर जो है फैब्रिक के तैयार करने में घंटों लग जाते हैं, या दिन भी कभी लगते। तो इसलिए इनका एफिशिएंट होना जो है, इनका एफिशिएंट होना जो है, इसकी वजह से जो है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, ये इसके साथ कंपीट नहीं कर पाया। इसीलिए ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, इसमें कुछ डिक्लाइन आ गया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंडिया में कम हुआ, क्योंकि लोग पसंद करते थे वही कपड़ा जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। आल्दो ट्रेडिशनल सिस्टम में कपड़ा अच्छा मिलता था, लेकिन उसमें जो है लेबर ज्यादा लगता था, इसलिए उसका कॉस्ट ज्यादा जाता था। और उसके बरक्स अगर हम बात करेंगे, जो टेक्सटाइल मिल्स में जो ब्रिटिश वालों ने इंस्टॉल की थी, चाहे इंडिया में या यूरोप से जो टेक्सटाइल वो लाते थे, इंपोर्ट करते थे, तो उस टेक्सटाइल उस फैब्रिक का कपड़ा कीमत जो था वो कम होता था। इसलिए ट्रेडिशनल सिस्टम जो है उसमें क्या हुआ, डिक्लाइन आ गया, वो कम हो गया इंडिया में। आल्दो आजकल जो है बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम्स लॉन्च की है उस चीज को, उस ट्रेडिशनल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ये इस जो मॉडर्न टेक्निक्स में, टेक्सटाइल मिल्स में जो है कपड़ा बनता है, फैब्रिक बनता है, उसको ये रिप्लेस नहीं कर पाता है। लेकिन
अब क्या हुआ, जब 1854 में इन्होंने मुंबई में क्या किया, यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स इंस्टॉल की। तो सबसे पहले इन्होंने मुंबई में की, ठीक है, क्योंकि मुंबई का जो एरिया है, चाहे वो उसके नजदीक जो स्टेट पड़ता है गुजरात, या अपना जो महाराष्ट्र का स्टेट है, ठीक है, गुजरात की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल जो है दैट इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी होती थी, ठीक है। तो इनको हम कह सकते हैं यहां से रॉ मटेरियल मिलता था, ठीक है। इसलिए इन्होंने क्या किया, मुंबई में सबसे पहले जो है टेक्सटाइल मिल इंस्टॉल की, एस्टैब्लिश की। तो रॉ मटेरियल इनको यहीं से मिलता था, ठीक है। लेबर भी यहाँ पे इनको अवेलेबल है, ठीक है। सो लेबर के साथ साथ जो यहाँ पे ये मटेरियल हासिल करते थे, या जो ये यहाँ पे प्रोडक्शन करते थे, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग करते थे, उसको मार्केट तक ले जाना था, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो है ये करते थे। पहले मैं बताऊं आपको इनका मार्केट क्या था, ठीक है ना। जो इन्होंने टेक्सटाइल मिल इंस्टॉल की, चाहे मुंबई की बात करेंगे या किसी और जगह पे, अब इनके लिए जो वहां पे मिल्स में फैब्रिक की प्रोडक्शन होती थी, उनके लिए मार्केट जो था ना, दैट वाज फॉरेन। जो भी यहाँ पे बनाते थे अच्छी अच्छी चीज, वो ये कहाँ लेके जाते थे, यूरोप लेके जाते थे। तो इनका मार्केट जो था दैट वाज फॉरेन। अब मार्केट तो ये रोड, ये जमीन से नहीं लेके जाते थे, यूरोप ये या फॉरेन, ये जो है ये जमीन से नहीं लेके जाते थे, बल्कि कहाँ से लेके जाते थे, ये लेके जाते थे कहाँ से, बाय मीन्स ऑफ शिप, ठीक है, वाटर, ठीक है ना। तो शिप्स के जरिए से ये ट्रांसपोर्ट करते थे, और शिप्स जो है वो कहां से जाते थे, कोस्ट से, ठीक है ना। तो इसलिए ये महाराष्ट्र में ही, जो कि मुंबई के नजदीक पड़ता है कोस्ट, तो ये कोस्टल एरिया के नजदीक पड़ता है, तो इसलिए इन्होंने वहीं पे ये जो है टेक्सटाइल मिल जो है इंस्टॉल की, क्योंकि रॉ कॉटन भी वहां पे मिलता था, लेबर भी, ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता था, उनका मार्केट जो है वो भी वहां से नजदीक पड़ता है। और तो और यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, वो मॉइस्ट क्लाइमेट है, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्लाइमेट है दैट इज मॉइस्ट क्लाइमेट, और ये मॉइस्ट क्लाइमेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन दीज स्टेट्स। इज दिस क्लियर? सो टेक्सटाइल मिल्स जो है इंडिया में इंस्टॉल की गई 1854 में मुंबई में। क्यों की गई? क्योंकि ये रीजंस थे उसके पीछे, ठीक है। चलिए, अब ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लिंक करता है बाकी इंडस्ट्रीज को भी अपने साथ, ठीक है ना। ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसकी लिंक्स जो है अदर इंडस्ट्रीज के साथ। जैसे सबसे पहले हमने देखा कॉटन आता कहां से है, एग्रीकल्चर से, ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसके साथ इसका लिंक है। किस तरह से? देखिए, फार्मर्स जो है वो ग्रो करते हैं कॉटन को, तो हम कहते हैं फार्मर्स जो है दे अर्न देयर लिविंग बाय ग्रोइंग कॉटन। जब कॉटन वो ग्रो करते हैं उसको फिर बेच देते हैं, तो उनको जो है अपना वो रोजगार उससे कमाते हैं, ठीक है। इसके बाद फार्मर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारे वर्कर्स जो है इस पे काम करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स जो है काम करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, जिस वक्त ये ग्रो किया जाता है ना कॉटन प्लांट्स पे, वहां पे इसके बॉल्स बनते हैं। उन बॉल्स के अंदर जो है क्या होता है, ये कॉटन होता है। तो लोग जो है इसमें लग जाते हैं, वर्कर्स लग जाते हैं, जो उन कॉटन बॉल्स को क्या करते हैं, तोड़ते हैं उन प्लांट से, ठीक है, प्लग करते हैं, ठीक है, फिर जमा करते हैं, ठीक। और कुछ लोग हैं जो फिर क्या करते हैं, उन बॉल्स से जो है फ्रूट से कॉटन, बॉल्स के अंदर फ्रूट होता है और उस फ्रूट के इर्द गिर्द जो है कॉटन होता है, ठीक है ना। तो उस फ्रूट से कॉटन अलग करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग, ठीक है ना। सो गिनिंग में लोग लगते हैं। गिनिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ फाइबर, सेपरेशन ऑफ, आइसोलेशन ऑफ, या सेपरेशन हम कह सकते हैं कॉटन फाइबर फ्रॉम इट्स फ्रूट, ठीक है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गिनिंग। तो इसमें लोग लग जाते हैं, वर्कर्स लगते हैं, इनका रोजगार जो है इस कॉटन इंडस्ट्री में,
ठीक है ना, कॉटन इंडस्ट्री पे डिपेंड है। इसी तरह से फिर लोग स्पिनिंग करते हैं, जब फाइबर बना इसकी स्पिनिंग की जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ लोग जो है वो स्पिनिंग के बाद जो है वीविंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वीविंग के बाद जब फैब्रिक बनता है उसकी डाइंग की जाती है, उसको कलर दिया जाता है, फिनिशिंग की जाती है, ठीक है, उस पर डिजाइन चढ़ाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी की जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से फिर कुछ लोग जो है वो गारमेंट बनाते हैं, ठीक। जो गारमेंट बनाते हैं उसमें आते हैं टेलर्स आते हैं, और बाकी बाकी मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं इनका रोजगार जो है किस पे डिपेंड है, इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड है, ठीक है ना। सो ये वर्कर्स की बात की। इसके बाद अगर हम देखेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि बाकी इंडस्ट्रीज जो है, जैसे हमारे पास जो है केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज जो है ये हमें क्या देते हैं, फर्टिलाइजर्स देते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कॉटन फील्ड्स में। इंसेक्टिसाइड्स देते हैं, पेस्टिसाइड्स देते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, कॉटन फील्ड्स में, ठीक है ना। इसी तरह से डाइज जो हैं, कलर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये कहां से आते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज से आती हैं, ठीक। इसी तरह से हमारी बहुत सारी मशीनरी जो है, तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज जो है ये हमें मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, और उस मशीनरी को हम दोनों जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक, कॉटन ग्रो करने में जो मशीनरी लगती है, ट्रैक्टर्स लगते हैं, बाकी बाकी मशीनरी लगती है, और दूसरा जो है यानी हम कॉटन ग्रो करने में मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और वो मशीनरी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से आती है, और दूसरा जो है हम फैब्रिक बनाने में या हम कह सकते हैं गारमेंट बनाने में मशीनरी का इस्तेमाल करते, जैसे लूम्स है, मिल्स में जो मशीन्स लगती हैं, ठीक है। टेलर्स के पास जो मशीन्स होते हैं, चाहे वो सिविंग की मशीन हो, ठीक है, या फिर वो उस पे चढ़ाते ना, क्या नाम, इंटरलॉक की मशीन, आपको याद होगा इंटरलॉकिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारी मशीन्स हैं। तो ये सारी मशीन्स कहाँ से आती हैं, इंजीनियरिंग से। इतना ही नहीं बल्कि जब आप बाजार जाते हो तो आप कपड़ा जब लेते हो या कोई गारमेंट लेते हो तो वो पैकेड होता है, ठीक है। सो पैकिंग इंडस्ट्री जो है, जो वहां से पैकिंग बनता है पॉलिथीन का, पेपर का या किसी और चीज का, ये पैकिंग इंडस्ट्री जो है ये भी इसके साथ लिंक्ड है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये लिंक्ड है एग्रीकल्चर के साथ, केमिकल इंडस्ट्री के साथ, इंजीनियरिंग के साथ, पैकिंग इंडस्ट्री के साथ, और तो और पावर इंडस्ट्री के साथ, ठीक है। इसको चलने के लिए पावर चाहिए, ठीक है ना। वो पावर कौन प्रोवाइड करता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आता है या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आता है, या कभी कभार जो है इसमें डायरेक्टली कोल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये इन इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड है। इस तरह भी हम कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। नाउ अब अगर हम बात करेंगे, ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की जो है इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, ठीक। यहां तक क्लियर, जरा अनम्यूट करके मुझे बोलिए क्या ये क्लियर हुआ। मुस्कान लाइन पे है। कोई प्रॉब्लम। नो सर। उमर, उमर रशीद पीर, एनी प्रॉब्लम। नो सर। तौफीक कादिर लाइन पे है। तौफीक कादिर लाइन पे है, नहीं है। उमर जरा देख लीजिए तौफीक है लाइन पे, है। अच्छा तौफीक, क्या हाल चाल है, कहाँ गुम गए हो, बात तो करो।
चलिए बाद में आपसे मैं बात करता हूँ फोन पे। एनीवे हमने देखना अब ये चैलेंज क्या है इंडिया की जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके सामने क्या चैलेंज है। देखिए इसमें दो चीज है अभी हमने देखा, एक है इसमें स्पिनिंग होती है और स्पिनिंग से क्या बनता है, यार्न, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे वीविंग होती है और वीविंग से क्या बनता है, वेरी गुड, फैब्रिक, ठीक है। अब क्या है जो इंडिया की ये स्पिनिंग है ना, स्पिनिंग इंडस्ट्री हम कहेंगे, ठीक है ना, ये सेंट्रलाइज्ड है, इट इज लोकलाइज्ड और वी कैन से सेंट्रलाइज्ड टू ऑलमोस्ट 3 स्टेट्स, ठीक है। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात और तीसरा है तमिलनाडु, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द स्पिनिंग जो है ये कहां पे होती है, महाराष्ट्र में, गुजरात में और तमिलनाडु में। लेकिन अगर हम वीविंग की बात करेंगे, वीविंग जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। ये मुख्तलिफ स्टेट्स में होती है, मुख्तलिफ जगहों पे होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो है ये सिर्फ इन लूम्स के जरिए से नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब मिल्स के जरिए से नहीं होती है, बल्कि लोग अभी भी इसको ट्रेडिशनली जो है वीविंग करते हैं अपने पुराने मेथड से, पुराने स्किल्स के जरिए से। जैसे आपने सुना होगा नाम पश्मीना शाल, ठीक है ना, कश्मीर का जो पश्मीना शाल है ये बहुत ही मशहूर है, ठीक है। हाथ से बनाया जाता है, हाथ से फिर इस पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, डिजाइन इस पे बनाया जाता है ना, तो ये बहुत ही फेमस है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा बनारसी साड़ी, ठीक है। यूपी में एक जगह है जिसका नाम है वाराणसी, ठीक है, वहीं से ये साड़ी बनती है, उसको कहा जाता है बनारसी साड़ी, बहुत ही फेमस है, सिल्क की होती है यूपी में, ठीक है। और भी कुछ जगहों में, मतलब मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट कुछ हम कह सकते हैं गारमेंट्स हैं कुछ जगहों के, तो ये जो है ये मैं कह रहा हूं कि डिसेंट्रलाइज्ड है, वीविंग जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड, ये एक जगह या कुछ जगहों पे मखसूस नहीं है, बहुत सारी जगहों पे होता है ये, तो इसलिए हम कहते हैं वीविंग जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जो यहाँ पे स्पिनिंग के जरिए से yarn बनता है ना, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनता है, ठीक है। और उस अच्छी क्वालिटी की वजह होने से क्या होता है, ये एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से, इंडिया से तो डिफरेंट कंट्रीज, जैसे जापान जाता है और बाकी बाकी कंट्रीज को जाता है। लेकिन अगर हम वीविंग की बात करेंगे, ये उतना हाई क्वालिटी नहीं होता है। वीविंग के जरिए से जो वीविंग इंडस्ट्री जो फैब्रिक बनता है ना, नॉट ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, तो इसकी वजह से ये जो है ये एक्सपोर्ट नहीं होता है, ठीक है ना, हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है, एक्सपोर्ट यहां से उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक। अब देखेंगे अगर हम जो वर्ल्ड ट्रेड होता है ना, वर्ल्ड का जो, यस यस, बोलिए बोलिए। सर ये इम्पोर्ट कहाँ से करना पड़ता है? आपने सुना होगा, अगर आप कभी बाजार गए होंगे ना, तो आपने सुना होगा ये इंडोनेशिया का वो बोलते हैं, ये कुर्ता पाजामा जो है ना, अक्सर जो है जेंट्स पहनते हैं कुर्ता पाजामा, वो इंडोनेशिया का होता है, ठीक है ना। इसी तरह से बांग्लादेश से भी बहुत सारी शर्ट्स आपके मार्केट में मिलेंगी, शर्ट जो आप लगाते हो ना, तो वो बहुत सारी जो है बांग्लादेश से आती है। सो वो गारमेंट जो है, तो इसका मतलब ये वो गारमेंट जो है फॉरेन से आया है। तो अगर हमारी जो वीविंग इंडस्ट्रीज जो है अगर वो इतनी कॉम्पिटेंट होती, इतनी एफिशिएंट होती, तो हम शायद ज्यादातर जो गवर्नमेंट्स है या ज्यादातर जो फैब्रिक है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये हाई क्वालिटी का नहीं बनता, इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट नहीं होता है उतना, ठीक है। नाउ क्लियर, गॉट इट, यस सर। ओके। हाँ, तो वर्ल्ड ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड में 25% जो है इस कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करेंगे ना, तो 25% कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिया का है, ठीक है, इसमें स्पिनिंग में, यार्न में, ठीक है ना। जो यार्न, कॉटन का यार्न जो एक्सपोर्ट होता है या उसमें जो वर्ल्ड
वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है यॉर्न में, उसमें 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया का है। लेकिन अगर हम वीविंग के जरिए से फैब्रिक की बात करें, इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड ट्रेड में फैब्रिक में दैट्स ओनली 4%। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री से जो बेस्ट क्वालिटी yarn बनता है, हमारी वीविंग इंडस्ट्री जो है उसको जो है प्रोसेस करके हाई क्वालिटी जो है फैब्रिक नहीं बना पाते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? रीजन इसके पीछे जो है वो ये है कि हमारी जो वीविंग इंडस्ट्रीज को जो पावर सप्लाई मिलती है, ठीक है, वो पावर सप्लाई बार बार डिसरप्ट होता है। उसकी वजह से ये काम जो है अच्छा नहीं कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री में जो मशीनरी है, ठीक है ना, जो मिल्स हैं, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, वो आउटडेटेड है। ठीक है, मॉडर्न मशीनरी लाने की जरूरत है। तीसरी बात जो है वो ये कि जो यहाँ पे वर्क फोर्स है, ठीक है, जो यहाँ पे लेबर है, वो उतना स्किल्ड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनमें जो है स्किल लाने की जरूरत है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव बने, वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन दे। ठीक है ना। इसके अलावा जो है, जो हमारी वीविंग इंडस्ट्री है, इट इज नॉट इन ए पोजिशन, इट इज नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू compete with synthetic weaving इंडस्ट्रीज। ठीक है ना, जिन इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स, नॉट फाइबर, सिंथेटिक फैब्रिक्स, जैसे आपने नाम सुना होगा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है ये सिंथेटिक फाइबर है, फैब्रिक है। इसी तरह से आपने नाम सुना होगा नायलॉन, ठीक है, रेयन, लेटेक्स, बहुत सारे हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स। ठीक है, तो जिन वीविंग इंडस्ट्रीज में ये सिंथेटिक फैब्रिक्स बनते हैं ना, वो अच्छे बनते हैं और हाई क्वालिटी के होते हैं। इसलिए हमारी कॉटन की जो वीविंग इंडस्ट्रीज है वो इनके साथ compete नहीं कर पाते हैं। दिस इज वाई हमारी वीविंग इंडस्ट्रीज जो है, इनका जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू द स्पिनिंग इंडस्ट्री। जो स्पिनिंग इंडस्ट्री यार्न बनता है वो हाई क्वालिटी बनता है, एक्सपोर्ट जाता है, ये एक्सपोर्ट उतना नहीं होता है, इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है। ये एक चैलेंज है किसके सामने? इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल इंडिया इंडस्ट्री के सामने। आई होप दिस इज क्लियर। ये सबों को क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? एनी डाउट? ओके देन, आपको जो इसका होमवर्क है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, टीचमेंट के जरिए से। और क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।